नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राजौरिया। टारगेट फॉर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यो हनी सिंह के बारे में, जिन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाया, लेकिन अब उनकी पत्नी ने उन पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा दिया है। तो जानते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 टॉपिक्स के बारे में मेनली। दोस्तों, इस लेक्चर में हम जानेंगे कि क्या इशू है हनी सिंह और उनकी वाइफ के बीच में, और इससे रिलेटेड कौन सा केस दर्ज हुआ है, और वुमेन सेफ्टी को लेकर के क्या प्रोविजंस हैं इंडियन लॉ में, ये भी हम जानेंगे। इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को, जो कि 2005 में पास किया गया था। इसके प्रोविजंस को देखेंगे और इससे कैसे वुमेन सेफ्टी को बढ़ावा मिलता है या ये कितना कारगर साबित होता है, ये जानेंगे। कई न्यूज़ आउटलेट्स ने इस खबर को कवर किया है। हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, एलिगेशंस मेड बाय हनी सिंग्स वाइफ इन हर 120 पेज प्ली बीट हर फॉर लीकिंग मैरिज पिक्स, हाइड वेडिंग रिंग। चलिए जानते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। सिंगर एंड रैपर यो हनी सिंह की पत्नी ने उन पर आरोप लगाया है डोमेस्टिक अब्यूज़ और अडल्ट्री का। उनकी पत्नी ने 120 पेज की पिटीशन फाइल की है दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में। उनके खिलाफ एलिगेशंस लगाए हैं। इस पिटीशन में उनकी पत्नी ने न सिर्फ हृदय सिंह, यानी यही हनी सिंह का रियल नाम है, उन पर आरोप लगाए हैं, बल्कि उनके माता पिता और उनकी छोटी बहन पर भी आरोप लगाए हैं डोमेस्टिक वायलेंस के। दोस्तों, मैं इस मैटर में ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, क्योंकि अभी केवल आरोप ही लगाए गए हैं, किसी तरह से आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। तो अभी कुछ भी कहना गलत होगा या फिर किसी को जजमेंटल नहीं होना चाहिए। इस पिटीशन में उनकी पत्नी आरोप लगाती हैं कि कैसे जब से वो हनीमून पर गई तब से ही उनके पति का मूड चेंज हो गया और बड़ा ही रूड और बेकार व्यवहार करने लगे वो अपनी पत्नी के साथ में। उन्होंने जब पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे शादी करनी ही नहीं थी, ये तो बस एक कमिटमेंट थी जिसके लिए मैंने शादी कर ली। और इस तरह से कह करके हनी सिंह ने अपनी पत्नी को बेड पर धक्का दे दिया और उन्होंने कहा कि ये शादी मेरी इच्छा के विरुद्ध हुई है। दोस्तों, इस तरह से कई जगह पर उनकी पत्नी ने इस तरह से हुई उनके साथ मारपीट का जिक्र किया है। आप समझ सकते हैं 120 पेज की जो पिटीशन फाइल की है, तो उसमें कितना कुछ हो सकता है कहने के लिए, काफ़ी सारा है, बट मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ। पिटीशन में आगे कहा गया है कि जब उनकी शादी की पिक्चर्स लीक हो गई ऑनलाइन, तो उन्होंने उनकी मर्सीलेसली पिटाई की, यानी कि बहुत ही बेरहमी से पिटाई की अपनी पत्नी की, और उन पर आरोप लगाया कि ये जो पिक्चर्स लीक हुई हैं उनके पीछे उन्हीं का हाथ है। दोस्तों, हनी सिंह की शादी को हुए लगभग 10 साल से ज़्यादा हो चुका है, और लेकिन उन्होंने अपनी शादी को छिपाने का काफ़ी प्रयास किया, और ये जब पिक्चर्स लीक हो गई तब भी उन्होंने किसी की सहायता से इन पिक्चर्स को मॉफ करवाया, और ये ऐसा लगा कि ये किसी मूवी के शूट पर ली गई पिक्चर्स हैं। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि वायलेंस क्या फिजिकल ही होता है? तो वायलेंस कई तरह का हो सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर कई तरह के अब्यूज़ आते हैं, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल, वर्बल, इकोनॉमिक, इस तरह के कई सारे अब्यूज़ हैं जिनको हम इस वीडियो में जानेंगे। उन्होंने आगे कहा कि उनके पास पर्याप्त एविडेंस हैं जो ये प्रूव करते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस उनके ऊपर हुआ है, और उन्होंने रिक्वेस्ट करी कोर्ट से कि रैपर के अगेंस्ट ऑर्डर इशू करे जाएं। उनकी पत्नी ने पिटीशन में कंपनसेशन की मांग करी है, जो कि है 10 करोड़ रुपए कंपनसेशन मांगा है। किस एक्ट के अंडर मांगा है? तो वो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तानिया सिंह ने नोटिस इशू कर दिया है हनी सिंह को, जिसमें उन्हें डायरेक्शन दिया गया है कि वो अपनी प्रॉपर्टी में जो उन्होंने नोएडा में ख़रीदी है या नोएडा में उनकी प्रॉपर्टी है, उसमें कोई और थर्ड पार्टी राइट्स ना क्रिएट कर लें। यानी कि देखो, ऐसा हो सकता है कि उनकी पत्नी उनसे कंपनसेशन मांग रही हैं, तो कहीं वो किसी और का राइट ना क्रिएट कर लें अपनी प्रॉपर्टी में और कहें ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी ही नहीं है। तो ऐसे बचने के लिए वो कर सकते हैं। तो इसे रोकने के लिए चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तानिया सिंह ने एक नोटिस इशू कर दिया है, जिसमें यह भी निर्देश दिया गया है कि वो अपनी वाइफ के जो ज्वेलरीज और अदर आर्टिकल्स, यानी कि उनकी जो चीज़ें हैं, उनको डिस्पोज ना कर दें, उनको नष्ट ना कर दें। इससे भी उनको रोका गया है। अब देखते हैं कि इंडियन लॉज में वुमेन सेफ्टी से रिगार्डिंग कौन से प्रोविज़न्स हैं। तो सबसे पहला एक्ट पास किया था 1961 में, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो हम सब जानते हैं कि इस एक्ट को कितने पहले पास कर दिया जा चुका है, लेकिन अब भी कंडीशन ऐसी नहीं है कि ये बिल्कुल ही समाप्त हो चुका हो। तो इसको थोड़ा और ताकत देने के लिए, उसको और बल प्रदान करने के लिए आईपीसी में 2 सेक्शंस जोड़े गए 1983 और 1986 में। ये थे 498A और 304B, ये इंट्रोड्यूस किए गए। थर्ड लॉ है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट PWDVA 2005। तो इस लॉ के आने से वुमेन सेफ्टी को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली और ये काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ है। ये मेन लॉ है जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे।
अब जानते हैं आईपीसी का सेक्शन 498 क्या कहता है। ये कहता है whoever being the husband or the relative of the husband of a woman subjects such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। यानी कि महिला का पति या महिला के पति के रिश्तेदार कोई भी महिला पर ज्यादती करते हैं, क्रुएल्टी करते हैं, तो उनको 3 साल तक की सज़ा और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। आईपीसी सेक्शन 304 भी बताता है डाउरी डेथ के बारे में। तो कोई डेथ, डाउरी डेथ कब कही जाएगी? जब किसी महिला की मृत्यु उसकी शादी के 7 साल के अंदर जलने से या फिर शरीर पर कोई क्षति होने से या किसी और तरीके से नॉर्मल कंडीशंस में होती है और ऐसा पाया जाता है कि उसकी मौत से पहले वह अपने पति या उसके पति के रिश्तेदारों के द्वारा क्रुएलिटी और हरेसमेंट का शिकार हुई थी किसी डिमांड ऑफ डाउरी के चलते, यानी कि डाउरी डिमांड, दहेज की मांग के चलते उस पर क्रुएल्टी की गई थी, तो इस तरह की डेथ को डाउरी डेथ माना जाएगा और उसके हस्बैंड या उसके हस्बैंड के रिलेटिव्स को ही उस महिला का कातिल माना जाएगा, उसकी डेथ का कारण माना जाएगा। चलिए अब जानते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के बारे में। तो यह इसका ऑफिशियल नाम है, इसको बोला जाएगा द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसका विस्तार पूरे भारत पर होगा। इस एक्ट का सेक्शन 3 डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन देता है। तो ये कहता है कि इस एक्ट के पर्पज से एनी एक्ट, ओमिशन और कमीशन और कंडक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट, यानी कि जिसने डोमेस्टिक वायलेंस किया है उसका कोई कार्य या लोप शैल कॉन्स्टिट्यूट डोमेस्टिक वायलेंस इन केस इट, वो डोमेस्टिक वायलेंस कॉन्स्टिट्यूट करेगा, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस होगा यदि अक्यूज ने जो काम किया है वो विक्टिम को हार्म करता है, उसको इंजरी पहुंचाता है या उसको खतरे में डालता है, उसकी हेल्थ को, सेफ्टी को, उसकी लाइफ को, उसकी वेलबीइंग को खतरे में डालता है, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली उसे कैसे भी टॉर्चर करता है या ऐसा करने की मंशा रखता है, तो उसने डोमेस्टिक अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस किया है। ये सेक्शन 3A में बताया गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अब्यूज़ के बारे में, जैसे कि फिजिकल अब्यूज़ तो आप जानते ही हैं, शरीर में कुछ मारपीट करें उस तरह का, सेक्सुअल अब्यूज़, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़ और इकोनॉमिक अब्यूज़ भी होता है। यदि कोई व्यक्ति उसकी पत्नी की बिना इच्छा के शारीरिक संबंध बनाता है तो ये सेक्सुअल अब्यूज़ होगा। वर्बल अब्यूज़, यदि कोई किसी से अपशब्द कहता है या फिर कुछ गलत शब्द बोलता है जिनका प्रयोग नहीं करना चाहिए तो वर्बल अब्यूज़ हो जाएगा। इमोशनल अब्यूज़ यानी कि उसे मानसिक भावना को ठेस पहुंचाना। और इकोनॉमिक अब्यूज़, यदि किसी पति की आय काफ़ी सारी है और वह अपनी पत्नी को घर खर्च के लिए पैसे नहीं देता है और उससे कहता है कि घर का खर्च अच्छे से चलाओ और डिमांड करता है कई सारी, लेकिन पैसे ही नहीं देता है बच्चों की फ़ीस के लिए, बच्चों को पढ़ने की या फिर और भी जो भी खर्चे होते हैं, किसी के लिए पैसे नहीं देता है, उस पर होते हैं फिर भी नहीं देता है, तो ये इकोनॉमिक अब्यूज़ कहा जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर उस पति के पास है ही नहीं तो वो नहीं देता है तो फिर ये उसकी मजबूरी है, उसमें वो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगा। लेकिन यदि होते हुए भी नहीं दे रहा है और पत्नी को इकोनॉमिकली अब्यूज़ कर रहा है तो ये इकोनॉमिक अब्यूज़ होगा। देखिए, हमारे देश की बहुत सी महिलाओं को ये पता ही नहीं है कि उनके साथ में रोज़ हर समय डोमेस्टिक वायलेंस होता रहता है, क्योंकि इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में किसी को अंदाज़ा भी नहीं है, जो कि मोस्टली रूरल एरियाज़ में है या फिर थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, इवन काफ़ी पढ़े लिखे भी जिनको हम ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कह सकते हैं, उनको भी ये अंदाज़ा नहीं है कि वायलेंस में क्या क्या आता है। आगे इस एक्ट का सेक्शन 3 का सबसेक्शन B कहता है कि ऐसा कोई भी कार्य या लोप जो हरेस, हार्म या इंजरी देता है या जो अग्रीव्ड पर्सन यानी कि जो पीड़ित है उसे मजबूर करता है या फिर उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को मजबूर करता है अपनी कोई अनलॉफुल डिमांड पूरी करने के लिए, दहेज के लिए कोई अनलॉफुल डिमांड की है उसने तो उसे पूरा करने के लिए करता है मजबूर, या फिर कोई और प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी लेने के लिए करता है, तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। क्लॉज C कहता है कि क्लॉज A और B में बताया गया कोई भी कंडक्ट यदि अग्रीव्ड पर्सन को थ्रेटन यानी कि धमकाने का इफेक्ट रखता है तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है। अकॉर्डिंग टू क्लॉज D, अदरवाइज इंजरीज और कॉजेज हार्म्स यानी कि और इंजरीज और कोई हार्म पहुंचाना डायरेक्टली, ये डायरेक्टली सीधे अग्री पर्सन को अगर कोई ऐसी फिजिकल या मेंटल हार्म पहुंचाई जाती है तो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आती है। सवाल आता है कि इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस के केस के बारे में कौन कंप्लेंट कर सकता है। तो पहला तो वो विक्टिम खुद कंप्लेंट कर सकता है, लेकिन मोस्टली देखा जाता है कि महिलाएं समाज के भय से
कंप्लेंट करने से दूर हटती हैं और कंप्लेंट नहीं करती हैं। तो दूसरा, कोई भी व्यक्ति जिसे लगता है कि किसी महिला के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस किया जा चुका है या फिर वह डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, तो वो प्रोटेक्शन ऑफिसर को कंप्लेंट कर सकता है। अब ये प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन होते हैं, तो हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट करती है। ये उनको जाके कंप्लेंट कर सकता है, वो पूरी मदद करेंगे। जिस तरह से इस एक्ट में प्रोटेक्शन ऑफिसर का प्रोविज़न है, उसी तरह से सर्विस प्रोवाइडर का भी प्रोविज़न है। सर्विस प्रोवाइडर एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि महिलाओं की स्थिति सुधारने में उनकी सहायता करने के लिए काम करता है और यह इस लॉ के अंडर रजिस्टर्ड है। तो एनजीओ टाइप्स के होते हैं ये। विक्टिम यानी कि पीड़ित सर्विस प्रोवाइडर को अप्रोच कर सकता है और अपनी कंप्लेंट लिखा सकता है। वो पूरी मदद करेंगे कंप्लेंट लिखाने में और उसे मेडिकल हेल्प भी देंगे और सेफ प्लेस भी रहने के लिए देंगे। तो दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन लॉ में जो प्रोविजंस किए गए हैं, उनके अलावा भी एक बहुत बड़े अवेयरनेस प्रोग्राम की ज़रूरत है जिससे कि महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में पता चले। तो ये तो था एंड इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू ऑल।